टॉपिक नंबर 6 समाप्त हो चुका है। एक बार रीड करें सारे लोग टॉपिक को। टॉपिक नंबर 7 पढ़ें, पढ़ना है पहले। अंग्रेजी में भी पढ़ना है, ध्यान रखना है। ठीक है। रीड कर लिया। ध्यान देना, लिखा हुआ है शासन व्यवस्था में ईमानदारी जनरली हम ऑनेस्टी को बोलते हैं, मगर यहां अंग्रेजी का शब्द क्या आया है? प्रोबिटी। प्रोबिटी इन गवर्नेंस है, ऑनेस्टी इन गवर्नेंस नहीं है। क्या शब्द है? मगर अनुवाद क्या किया हुआ है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि प्रोबिटी और ऑनेस्टी में क्या अंतर है, तो फिर ये थॉट, ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आएगा। आगे में फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस है एंड प्रोबिटी है। यहाँ पे सूचना, आप हिंदी में देख लो, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता। फिर से एक बार देखेंगे क्या लिखा हुआ है। आप अंग्रेजी में देखो, लिखा हुआ है कोड्स ऑफ एथिक्स, और क्या लिखा हुआ है? तो आपको अंग्रेजी ध्यान रखना है, इस बात को दिमाग में बैठा लेंगे। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, दो चीजें पढ़नी है। हिंदी अनुवाद उल्टा पुल्टा हो सकता है, कई बार जो इसका अनुवाद है इसका भी अनुवाद कभी कभी दिख जाता है, तो सतर्कता रखनी है अंग्रेजी में। सिटीजन चार्टर है, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी और पब्लिक फंड का यूज है, और लास्ट में करप्शन भी पढ़ना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं शासन व्यवस्था में ईमानदारी। नोट करेंगे, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी इन गवर्नेंस। अंग्रेजी में भी हिंदी में भी लिख लेना, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। अंग्रेजी में जरूर लिखना है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी शब्द आना चाहिए। अब देखो कैसे प्रोबिटी को एक बार समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, ईमानदारी जो शब्द है उसका प्रयोग हम जनरली कोई वित्तीय मामलों में ठीक व्यवहार कर रहा है तो वहां पे हम ईमानदारी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका पैसा कोई छूट जाए और सामने वाला आपका पैसा वापस लौटा दे, कहेंगे बड़ा ईमानदार आदमी है। क्या कहेंगे? झूठ नहीं बोलता हो, सही सही सब कुछ बोल देता हो, हम कहेंगे ईमानदार आदमी है। क्लियर है? मगर जब प्रोबिटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये ईमानदारी से ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है? बोलो कौन सा है? प्रोबिटी। और ये शब्द का प्रयोग, जैसे मान लो आप किसी बैंक में गए, बैंक में वहां सारी चीजें बड़े अच्छे से चल रही हैं, मतलब सुखद स्थिति है, हाइजेनिक कंडीशन है, गंदगी नहीं है, लोग अपने जगह पे बैठ के आपका काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। आपको कोई कठिनाई हो रही है तो सपोर्ट भी लोग कर रहे हैं। बोलो, सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो फिर हम यूज करेंगे कौन सा शब्द? यहाँ पे प्रोबिटी है। और ध्यान रखना कि जो ऑनेस्टी शब्द है ये जनरली व्यक्तिगत स्तर पे आता है। किस स्तर पे आएगा? हम कहते हैं आदमी ईमानदार है, ऑनेस्ट आदमी है। बट प्रोबिटी शब्द का प्रयोग हम कोई संस्था हो, संगठन हो या कोई विभाग हो, उसके संदर्भ में हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? अगर वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, करप्शन नहीं है, सच्चाई के साथ काम हो रहा हो, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रोबिटी है।
तो संगठन या संस्था के स्तर पे क्या कौन सा यूज करोगे? और व्यक्ति के स्तर पे कौन सा आएगा? बोलो कौन सा? आपका कोई काम हो सरकारी कार्यालय में या किसी बैंक में, और बिना पैसा लिए हुए, बिना अनुचित दबाव दिए हुए आपका काम वो अच्छे से कर रहे हैं, पहले लिख मत देना। इसी में तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है। जो लिखना है वो देखो ना, कितना अच्छे से कंठ खुल गया इसका। पीटी पास होना मुश्किल काम होगा। उम्र 23 साल से ऊपर होगी, 24 साल, क्योंकि ये कोई वरिष्ठ आदमी का लग रहा है कि आवाज आ रहा है। हो सकता है 26-27 साल है, पूरा देखा हुआ है, सब जगह जाके चोट खाया होगा, तब इसको लग रहा है कि ये हो नहीं सकता है। तो अनुभवी आदमी होगा। अगर ये ठीक दिशा में बुद्धि लगाया रहता तो आज मसूरी में रहता। अब यहाँ बैठ के बोल रहा हो ही नहीं सकता। एक तो निगेटिव मेंटेलिटी सेटअप हो गई है ये स्वर्णो। और बोल के बहुत खुश होगा कि मैंने आज एक जबरदस्त रिमार्क किया है। अगल बगल वाले चढ़ाते रहते हैं ऐसे लोगों को, कई बार उसको चढ़ा के आग लगा देते हैं, बेटा शहीद हो जाओ तुम। और उसको लगता है कि मैं बहुत तेज हूं और सब तो हमारे अगल बगल वाले बेवकूफ है। उसको क्या पता है कि अगल बगल वाले उसको कौन सा तरीका अपना रहे हैं। ये बगल वाले चढ़ाते हैं, बेटा बोल ले, तू बोल ले। बोलने के बाद सब शांत हो जाते हैं। ये स्थिति है। पढ़ाने के क्रम में कहाँ से दिमाग निकाला? यही चीज डिमांड है आज के डेट में, है कि नहीं है? इसे बोलो। इसीलिए तो देखोगे ना, आप कभी सरकारी बैंक में जाओ, क्यों ढीला है? पता लगा कि अपने ड्यूटी अपनी जगह पे ना बैठ के कई बार वो साइड में बैठ के बात कर रहे हैं। यहाँ पे और कस्टमर अपना वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा काम हो जाए, वो अपना घर पे बात कर रहे हैं। ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? कई बार ऐसी कठिनाई होती है, शिथिलता दिखती है, कई बार स्वच्छता नहीं दिखाई देती है, गंदगी पड़ा हुआ है। बोलो, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे यहाँ प्रोबिटी नहीं है। क्या बोलेंगे? प्रोबिटी नहीं है, काम में लापरवाही बरती जा रही है। फिर हम उसको कार्य संस्कृति से भी जोड़ देंगे। बोलो। तो ऑनेस्टी शब्द का प्रयोग सामान्यतः व्यक्तिगत स्तर पे करेंगे, और प्रोबिटी शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे? इसलिए प्रोबिटी इन गवर्नेंस आया है। प्रोबिटी इन, ऑनेस्टी इन गवर्नेंस नहीं है। अब गवर्नेंस में जो काम कर रहे हैं उनके स्तर पे ऑनेस्टी की बात होगी। तो ऑनेस्टी इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करना होगा, और जब प्रोबिटी की बात करोगे तो कौन से स्तर पे? ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे, या कोई विभाग हो, डिपार्टमेंट हो, उस स्तर पे बात करेंगे। तो किसकी बात करेंगे? तो प्रोबिटी शब्द को इंडिविजुअल स्तर पे ना लाके आप किस स्तर पे लाओगे? ये अंतर समझ में आ जाना चाहिए। ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है इसकी तुलना में, ये भी इसके भीतर समाहित हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट नोट करेंगे। देखो, पढ़ना है। अब जैसे गांधी पढ़ते, आप बोलो गांधी तो हो ही नहीं सकते हैं, तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? आदर्शों की प्राथमिकता इसीलिए है कि वो हमें रास्ता दिखाते हैं, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमें उनका अनुसरण करना। सबको पता है आचरण करना बड़ा कठिन काम है। गांधी जैसा आचरण करना आसान है? मगर सवाल पूछा जा रहा है, बनता है सवाल, हमें पढ़ना है डिटेल से। और शुरुआत में ही आप निगेटिव ले लोगे ना, मान लो प्रोबिटी पढ़ना और लग गया कि नहीं हो सकता, तो फिर पढ़ने की दिलचस्पी खत्म, आपकी अभिरुचि खत्म, कि हम बेकार पढ़ रहे हैं इसको, ये तो हो नहीं सकता है। आपको यही पढ़ के अपने जीवन का निर्धारण करना है, भविष्य बनाना है। और शुरुआत में ही नेगेटिव डाल लोगे तो फिर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, फिर लगेगा कि सारी चीज़ें बकवास हो रही हैं। इसमें कुछ लोग होशियार बनते हैं, वो बेसिकली होशियार नहीं है, संक्षिप्त बुद्धिजीवी हैं। कौन से बुद्धिजीवी? उनको लगता है मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ। ज्ञान अभी क्या है? एलिमेंट्री लेवल पे है। ज़्यादा ज्ञान होता तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। बोलो, ज्ञान हो जाता तो जरूरत रहती क्या? और अज्ञानी रहते तो फिर सिविल सेवा के बारे में सोचते नहीं। तो मिडिल वाले में है, न इधर के हैं न उधर के हैं, झूल रहे हैं मध्य भाग में, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाएं। बोलो, पीछे किसने सवाल पूछा? बोलो। अरे एसी का मैं क्या कर लूँ ये बताओ।
उनको बोलो था मेरी तरफ क्यों कर रहे हो, एसी का मैं क्या कर लूंगा, बैठना भी उसी के नीचे भी है, बैठेंगे एसी के नीचे, ठंड होगी तो अलग दिक्कत, गर्मी हो गई तो अलग दिक्कत। उधर में भगवान शंकराचार्य ने तितिक्षा शब्द बोल रखा है कि सर्दी भी सहो ठंड भी सहो, मगर पढ़ाई, तो यहाँ जब थोड़ी सी ठंडक होती है तो अलग दिक्कत है, बैठेंगे एसी के नीचे ही, गर्मी हो गई ठीक चल नहीं रहा है फिर एसी पे चर्चा होगी। ऐसी जगह पकड़ लो जहां थोड़ा इसका ज्यादा असर न दिखे। अपने तापमान को देखो, तुम्हारा तापमान उसके तापमान में अंतर आ रहा है, क्या करोगे, देखना जला। उनको स्थान परिवर्तन करो, एसी कम मत करो, स्थान परिवर्तन कर दो उनका। अच्छा बंद है, अच्छी बात है। ये अभी बंद है कि शुरू से बंद था, पहले से बोलना चाहिए था ना क्लास के पहले। अभी सबसे पहले हम लोग, क्योंकि शासन शब्द को हम लोग देख चुके हैं, हम लोग शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस को देखने जा रहे हैं। ठीक है, नोट करते हैं, जिसको उलझना उलझता रहे, ठीक है। नोट करते हैं। देश के देश के सामाजिक आर्थिक विकास, देश के सामाजिक आर्थिक विकास और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में, देश के सामाजिक आर्थिक विकास और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में सरकारी तंत्र, सरकारी तंत्र और उसमें कार्यरत कर्मियों की भूमिका, कार्यरत कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कार्यरत कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण होती है, पहला चेंज करके, वे नीतियों, योजनाओं और कानूनों के सूत्रधार और प्रवर्तक दोनों हैं। सूत्रधार एवं प्रवर्तक दोनों हैं, मतलब बनाने में भी इनकी भूमिका रहती है, क्योंकि डाटा साक्ष्य यही लोग इकट्ठा करते हैं, सलाह देते हैं, और उसको लागू करने में भी इन्हीं की भूमिका है। तो सूत्रधार भी हैं और प्रवर्तक भी हैं, दोनों हैं। ऐसी स्थिति में उनमें ईमानदारी का होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था में ईमानदारी का होना, ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था में ईमानदारी का होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था में ईमानदारी का होना आवश्यक है। पहला चेंज करके, क्या आशय है वो लिख रहे हैं। शासन व्यवस्था में ईमानदारी का आशय, शासन व्यवस्था में ईमानदारी का आशय सरकार के विभिन्न विभागों, सरकार के विभिन्न विभागों और उनके क्रियाकलापों में, और उनके क्रियाकलापों में नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा देते हुए, नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, स्वच्छ
पारदर्शी, कुशल, प्रभावी एवं न्यायप्रिय न्यायप्रिय शासन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। न्यायप्रिय शासन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रशासनिक क्रियाकलापों में, प्रशासनिक क्रियाकलापों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, भेदभाव रहितता, व्यवहार में नैतिक तत्परता, व्यवहार में नैतिक तत्परता एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा की आपूर्ति को दर्शाता है। गुणवत्तापूर्ण सेवा, क्वालिटी सर्विस को दर्शाता है। यह सुशासन और नैतिक शासन की, यह सुशासन और नैतिक शासन की स्थापना में सहायक है। सुशासन और नैतिक शासन की स्थापना में सहायक है। क्लियर? पहला चेंज करके दो भागों में बांट कर लिखोगे। एक साइड में लिख लो ऑनेस्टी, दूसरे साइड में लिख लो प्रोबिटी। अंग्रेजी में ही शब्द को ले लेते हैं। एक साइड में लिख लो ऑनेस्टी और दूसरे साइड में प्रोबिटी। क्या लिख लोगे? प्रोबिटी। जनरली ऑनेस्टी का हिंदी अनुवाद ईमानदारी किया जाता है, मगर यहाँ प्रोबिटी शब्द आया है तो आप उसको एकदम अलग अलग ही करके लिख लो। एक साइड में ऑनेस्टी, दूसरे साइड में प्रोबिटी। लेफ्ट साइड में लिखोगे ऑनेस्टी में, ऑनेस्टी में लेफ्ट साइड में ऑनेस्टी में व्यक्तिगत आचरण की पवित्रता पर बल है। ऑनेस्टी में व्यक्तिगत आचरण मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है। व्यक्तिगत आचरण की पवित्रता पर बल है। क्लियर हो रहा है? जब व्यक्ति के स्तर पे उसका आचरण ठीक हो, हम कहेंगे ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। बोलो गलत काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, सच्ची बात बोल देता, हम कहेंगे ऑनेस्ट आदमी है। क्या बोलते हैं? तो व्यक्तिगत चरित्र की पवित्रता पर बल देता है। राइट साइड में लिखोगे संस्था या विभाग के क्रियाकलापों में स्वच्छता, पवित्रता, सच्चाई, न्यायप्रियता एवं मूल्य उन्मुखता को दर्शाता है। मूल्य उन्मुखता। क्लियर हो गया? बोलो सारे लोग। किसी विभाग में सच्चाई के साथ काम हो रहा है, न्यायपूर्ण ढंग से काम हो रहा है, पक्षता है। बोलो। कहीं पे अगर किसी विभाग में जाते हो और चारों तरफ गंदगी है, मिट्टी का धूल जमा हुआ है, कई बैंकों में देख लोगे दशा है। स्पेशली सरकारी बैंकों। अब तो सरकारी बैंकों ने भी बहुत अपडेट कर रखा है। एक दौर में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेट लटकी थी। अब जब से कंपटीशन हो गया है प्राइवेट बैंकों के साथ, उनकी भी सेवा में व्यापक स्तर पे सुधार हुआ है। उन लोगों ने भी अपना तामझाम अच्छा सा फैला रखा है, मगर अभी भी कई जगहों पर ऐसी स्थिति दिखाई देती है। फाइल के ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई है, लगता है कई दिनों से किसी ने इसकी सफाई
हम कहेंगे यहाँ प्रोबिटी, उसको भी प्रोबिटी में आ जाता है। यहाँ बहुत हाइजेनिक वातावरण नहीं है यहाँ पे सेवा करने का, या जो कस्टमर आते हैं उनके लिए भी ठीक बात नहीं है। क्लियर हो गया? तो हम प्रोबिटी शब्द का प्रयोग किस स्तर पे करेंगे? संस्था या, और ऑनेस्टी शब्द का प्रयोग लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में नोट करोगे। इसमें झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी वाले में इसमें झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना। धोखा नहीं दे रहा इसका मतलब ईमानदार आदमी है, नहीं तो आज के डेट में धोखेबाज बहुत हैं। धोखा नहीं दे रहा है, ताकत रखते हुए भी बोल सकते हो कि ईमानदार आदमी है, धोखा नहीं दिया है कि नहीं है? ये भी अपने आप में क्या है? ईमानदारी का एक मतलब पहचान है। साथ में हो और धोखा न दे, इसका मतलब ईमानदार है। बोल सकते हैं कि नहीं? तो बोलो यस और नो। धोखा नहीं देना। आप आगे लिख लो, वित्तीय मामलों में, इसी में ही और कहाँ पे? वित्तीय मामलों में सुचितापूर्व व्यवहार करना, सत्य का साथ देना आदि सम्मिलित होते हैं। ईमानदारी में सब चीजें आ जाएंगी। ईमानदार है का मतलब क्या है? सत्य का साथ देता है। बोलो, सच्चाई का साथ देता है। वित्तीय मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में सुचितापूर्ण व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार? मतलब गलती नहीं करता, सुचितापूर्ण व्यवहार करता है। क्लियर? ऐसा नहीं कि पैसे की हेरा फेरी करता, ऐसा नहीं है। हम कहेंगे ईमानदार आदमी है। क्लियर? बोलो क्लियर। राइट साइड में लिख लो आप। प्रोबिटी में निष्पक्षता, इसमें निष्पक्षता, न्यायप्रियता, दूसरों के हितों का सम्मान, दूसरों के हितों का सम्मान, सकारात्मक कार्य संस्कृति, उच्च नैतिक मानदंडों के अनुसार आचरण, उच्च नैतिक मानदंडों के अनुसार आचरण आदि भी सम्मिलित होते हैं। आदि भी, ध्यान देना, वो भी पार्ट, ईमानदारी वाला पार्ट भी आ जाएगा प्रोबिटी में, ऑनेस्टी वाला पार्ट भी आ जाएगा, मगर इसका थोड़ा व्यापक स्तर ले लेगा। क्लियर? बोलो क्लियर। नेक्स्ट, पहला चेंज करके नोट करेंगे। शासन व्यवस्था में ईमानदारी के व्यावहारिक आयाम। शासन व्यवस्था में ईमानदारी के व्यावहारिक आयाम। अगर ईमानदारी है शासन व्यवस्था में तो इसका क्या क्या व्यवहार में पक्ष बन सकता है? अगर व्यक्ति ईमानदार है शासन व्यवस्था में तो पद का दुरुपयोग नहीं करेगा। क्या क्या हो सकता है उसको नोट करते हैं। शासन व्यवस्था में ईमानदारी के व्यवहारिक आयाम, पहला पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लोगे, हेडिंग हो गई है। क्लियर? पहला पॉइंट नोट करोगे, सिविल सेवक को तथ्य एवं संबंधित मुद्दों को सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। कोई त्रुटि या गलती होने पर, इसी में कोई त्रुटि या गलती होने पर
तुरंत सुधार करना चाहिए, जल्दी से सुधार लेना चाहिए। कोई त्रुटि या गलती होने पर तुरंत सुधार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई रिपोर्ट देना है तो उसमें कुछ छुपा दे, गलतियों को ढक दे। जो है उसको सच्चाई के साथ प्रस्तुत करे, हम कहेंगे ईमानदार आदमी है। और कोई गलती है तो उसको सुधार देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये व्यवहारिक पक्ष है। संसाधनों का प्रयोग केवल उन अधिकृत उद्देश्यों के लिए करना चाहिए संसाधनों का प्रयोग केवल उन अधिकृत संसाधनों का प्रयोग केवल उन अधिकृत उद्देश्यों के लिए करना चाहिए जिसके लिए उन्हें आवंटित किया गया है। फंड का आवंटन किसी एक काम के लिए हो तो वहीं पे खर्च हो, ऐसा नहीं कि उसको उठा के दूसरे एरिया में खर्च कर दे। हम कहेंगे सच्चाई इसके अंदर ईमानदारी नहीं है। जिसके पक्ष जिस फंड का उपयोग जिस एरिया के लिए है उसी एरिया में खर्च होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, उन्हें किसी के अनुचित दबाव और व्यक्तिगत लाभों से अनुचित दबाव और व्यक्तिगत लाभों से अप्रभावित रहना चाहिए। व्यक्तिगत लाभों से अप्रभावित, दबाव हो या अपना लाभ हो, अप्रभावित, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उस पर, अप्रभावित रहना चाहिए। नेक्स्ट, विधायिका द्वारा मांगे जाने पर उन्हें निष्पक्ष और निर्भीक सलाह देनी चाहिए। पहला चेंज करके, इस प्रकार प्रोबिटी कार्यालय में या इस प्रकार प्रोबिटी कार्यालय या कार्यस्थल पर, कार्यालय में लोक सेवक से आदर्श व्यवहार की अपेक्षा करती है। लोक सेवक से आदर्श व्यवहार की अपेक्षा करती है। कार्यस्थल पर आदर्श व्यवहार। जब प्रोबिटी शासन व्यवस्था में, प्रोबिटी का मतलब हो गया कि अधिकारी या जो कर्मी हैं वो जहां काम कर रहे हैं वहां अच्छा व्यवहार करें, आदर्श व्यवहार करें, गलत व्यवहार ना करें। ये प्रोबिटी की अपेक्षाएं हैं व्यवहारिक स्तर पे। पहला चेंज करके लिखोगे, प्रोबिटी का लाभ, लाभ क्या मिलेगा, इससे क्या लाभ होगा, नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में जन भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप ईमानदारी से काम करो तो जनता भी सपोर्ट करती है। नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में जन भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर? जनता के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार होगा। जनता के साथ निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण व्यवहार होगा। सदाचार और नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, अधिकारों का सदुपयोग और कर्तव्यों का समुचित निर्वहन होगा। अधिकारों का सदुपयोग और कर्तव्यों का समुचित निर्वहन होगा, निर्वहन होगा।
सकारात्मक कार्य संस्कृति की को बढ़ावा मिलेगा। सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। स्वच्छ, पारदर्शी और न्यायपूर्ण प्रशासन की स्थापना होगी। स्वच्छ, पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण प्रशासन की स्थापना होगी। देखो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, ध्यान रखना, लिखा हुआ है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी। क्या लिखा हुआ है? फिलोसॉफिकल बेसिस। तो लिख लोगे प्रोबिटी का दार्शनिक आधार। प्रोबिटी का दार्शनिक आधार, ईमानदारी का दार्शनिक आधार। ईमानदारी मतलब प्रोबिटी है तो प्रोबिटी ले लेंगे। ईमानदारी का दार्शनिक आधार। कौन सा आधार? अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है बड़ा ही अलग हट के अब हो जा रहा है। पूछा जा रहा है प्रोबिटी का दार्शनिक आधार बताओ। कौन सा आधार? फिलोसॉफिकल बेसिस। तो ध्यान देना है, जहां पे फिलोसॉफिकल बेसिस आएगा, जहां पे भी अगर दार्शनिक शब्द आ गया तो क्यों और कैसे की विवेचना जरूर करो। क्यों और कैसे, तो प्रोबिटी क्यों जरूरी हो और कैसे होगा इसको बताओगे। फिर से बोलना, जहां पे फिलोसॉफिकल आ जाएगा वहां पे किसकी बात करोगे? क्यों और कैसे। अब जैसे मान लो सवाल मिल गया, एक दूसरे सवाल से मैं बता रहा हूं फिर इस पे आ जाएंगे। जैसे मान लो अगर सवाल मिल जाए कि अब संविधान का दार्शनिक आधार बताओ, संविधान का दर्शन बताओ। क्या बताओ? फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पूछ रहा है? फिलोसफी ऑफ आवर। ये जीएस सेकंड पेपर में, आईएएस में ऑलरेडी सवाल आ चुका है। कौन सा सवाल? संविधान का दर्शन क्या है? व्हाट्स द फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसफी पूछ लिया। क्या पूछ लिया? क्या लिखोगे? तो संविधान का उद्देश्य क्या है ये बता दो, और प्राप्ति कैसे होगी ये बता दो। क्यों और कैसे, संविधान क्यों है और कैसे उसको मिलेगा। संविधान क्यों है तो आप देखो, संविधान की प्रस्तावना में संविधान का दर्शन समाहित है। क्या होना चाहिए? अरे समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, बंधुत्व हो, लोकतंत्र हो। बोलो यस और नो। तो संविधान का दर्शन जब पूछ ले तो क्या लिखोगे? संविधान में कही गई जो आदर्श बातें हैं जिनकी ओर हमें बढ़ना है उनको लिखेंगे। पढ़ चुके हो ना, कई लोग पूरा संविधान पढ़ के गए थे और पूछ लिया संविधान का दर्शन, ऊपर से निकल गया क्या लिखेंगे। और आईएएस का सवाल था, 5-6 साल पहले सवाल आ चुका है, फिलोसफी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान किसके लिए है? इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो। बोलो अब किस हिसाब से प्राप्त करेंगे, हिंसक की अहिंसक? हम लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त करेंगे, अहिंसक पद्धति से हम वहां तक जाएंगे। बोलो ये संविधान का दर्शन है कि संविधान हमारा कहता है शासन पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, ये स्वर्णो लोकतंत्र लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की प्राप्ति होनी, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा होनी। लिखा हो ना, राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना। ये सारी बातें किसको दर्शा रही हैं? संविधान क्यों इन सब चीजों के लिए है। और इसीलिए संविधान के इन प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में ही कहीं पे कोई विवाद यदि हो रहा है आर्टिकल में तो हम किसकी सहायता लेते हैं? अरे प्रस्तावना की सहायता लेते हैं कि नहीं। और कहीं कोई चीज साइलेंट है तो हम किसकी मदद लेके उसको स्पष्टीकरण करेंगे? प्रस्तावना की मदद लेंगे, लेते हैं कि नहीं। ये गाइडलाइन है ना, हमें गाइड कर रहा है ना किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस दिशा में। समानता चाहिए, क्या चाहिए जीवन में, ये सब संविधान का क्या है?
अरे बोलो क्या है? दर्शन है। उद्देश्य बता दो, प्राप्ति का साधन बता दो। क्या क्या बता दो? उद्देश्य और प्राप्ति का। कभी आप चले गए इंटरव्यू में, पूछ लिया आपका फिलॉसफी क्या है लाइफ का, आपकी फिलॉसफी क्या है, तो कई लोग उलझ जाते हैं कि मेरी फिलॉसफी क्या है, मैं कहाँ से फिलॉसफर हो गया। पूछ सकता है, कई लोगों से पूछ लेता है कि आपके लाइफ की फिलॉसफी क्या है, तो बताओ हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे मैं चाहता हूं उसको प्राप्त करना। बोल सकते हो कि मैं जनहित में अपने अपनी संभावनाओं को, अपनी क्षमता को साकारित करना चाहता हूं। जनहित लक्ष्य है और ये जो साधन है एक अच्छा सा साधन है। बोलो मैं चाहता हूं व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो और समुचित तरीके से हो, समाज का भी हित हो, और ऐसा मेरा उद्देश्य है। करने में कोई दिक्कत है? पूछ लेता है कभी कभी कि आपके लाइफ की फिलॉसफी क्या है। कई लोगों की फिलॉसफी है, लाइफ का उद्देश्य जम के पैसा कूटेंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, 4-5 टाइप का कार रखेंगे, जम के घूस लेंगे। फंडा क्लियर है। देखो आवाज बढ़ गई है, अभी मौका भी नहीं मिलेगा घूस लेने का, दिमाग में रख लेना। उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। बहुत मेहनत करके जाओगे तब ना घूस लोगे, अदरवाइज कौन देगा। लिखना नहीं है सबके, लिख दो कि घूस देने की बात कहते हैं। इसको लगता है कितना जोर से आवाज निकल रही थी। मैंने कहा कि ये कई लोगों की फिलॉसफी है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, इस टाइप की फिलॉसफी हो गई है। कई लोगों की फिलॉसफी ऐसी है कि आते ही उनका फंडा क्लियर रहता है कि जम के पैसा बनाना है, फिर रडार पे आ जाते हैं ईडी के। आने के बाद देखो उनकी चिंता की दशा क्या है, उनकी क्या स्थिति होती है। कभी नजदीक से देखोगे सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं है, इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। धुरंधर लोग, सारा सम्मान प्रतिष्ठा एक अलग असर पड़ता है, पारिवारिक जीवन पे एकदम बुरा असर चला जाता है, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। आप समझोगे तो बहुत सारी चीजें, कठिनाइयां एक साथ पैदा हो जाती हैं। वो बाहर से देखते हो अलग दिशा में ना, जो भुगतते हैं उनकी दशा आप समझो किस तरीके से उनको अफसोस ही अफसोस होता है, पश्चाताप, केवल पश्चाताप कि हमें ऐसा काम नहीं करना, मगर तब तक लेट हो चुकी रहती है। का वलसा जब जब तक सुधरते हैं तब तक सारा मामला हो चुका रहता है। तो अगर दार्शनिक यहां पे पूछा जाए तो ये बताओ प्रोबिटी की जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत है? बोलने में दिक्कत है, दिमाग एक्टिव ही नहीं है, शांत है। जो ये बोल दे तो बोल दे, हम अपने मन से एक शब्द नहीं जोड़ेंगे। एक सब, एक होता है कि नहीं अच्छा ये कर सकते हैं इसलिए जरूरत है, एक्टिव मोड में है। एक होता है एकदम पैसिव मोड में पड़ा हुआ है, उसमें एंट्री बैरियर भी लगा हुआ है, उसको क्रॉस करके दिमाग में प्रवेश करना है। तो कई लोग बैरियर लगा के बैठे हुए हैं और कई लोग ऑलरेडी अलग ही स्थिति में हैं। ठीक है, तो संविधान के दर्शन में हम और भी पक्षों को लिख सकते हैं, हम गीता को लिख सकते हैं, हम जैन बौद्ध को भी लिख सकते हैं, उनसे भी कनेक्ट कर देंगे कि प्रोबिटी का दार्शनिक आधार। बोलो, नोट कर लो पहले गीता, फिर ये सब भी जोड़ देंगे। ये तो है ही। लिखो गीता। हम प्रोबिटी को जोड़ रहे हैं किससे? देखो गीता में निष्काम कर्म की बात की गई, पहले समझ लो उसके बाद नोटिंग कर लेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपना कर्तव्य कर्तव्य समझकर करना चाहिए। उन्हें बिना किसी भय के, दबाव के अपना काम निर्भीकता पूर्वक करना चाहिए। ये सुनो, उन्हें अपने कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए बिना किसी भय और लोभ के, भय लोभ या दबाव के। अगर बिना भय लोभ और दबाव के प्रत्येक अधिकारी जो उसका कर्तव्य है वो पालन कर रहे हैं, इसका मतलब शासन में प्रोबिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ईमानदारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं तो भय से प्रेरित होकर, लोभ से प्रेरित होकर, दबाव से करेंगे तो फिर तो वो ईमानदारी का उल्लंघन होगा। तो हम गीता से ले सकते हैं कि गीता की, तो नोट करोगे, गीता में निष्काम कर्म की अवधारणा गीता में निष्काम कर्म की अवधारणा कर्मफल की आसक्ति से रहित होकर
गीता में निष्काम कर्म की अवधारणा कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर पद और स्थिति के अनुसार पद और स्थिति के अनुसार, जिस पद पे हो, जिस स्थिति में हो, पद और स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करने की, अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करने की प्रेरणा देती है। कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करने की प्रेरणा देती है। शासनिक अधिकारियों को भी भय, लोभ या राजनीतिक दबाव से रहित होकर, भय, लोभ या राजनीतिक दबाव से रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता में लोक संग्रह अर्थात सामाजिक कल्याण को जीवन का लक्ष्य माना गया है। जीवन का यह शासन व्यवस्था में ईमानदारी को बढ़ावा देने में सहायक है। यह शासन व्यवस्था में ईमानदारी को बढ़ावा देने में सहायक है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी को बढ़ावा देने में सहायक है। तो हम लोग गीता से लिख लेंगे कि गीता में जो निष्काम कर्म है वह भी कह रहा है कि ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरा हम बौद्ध को लिख सकते हैं, जैन को ले लेंगे और कुछ लोगों को, फिर वो जो अलग से पक्ष है उसको देख लेंगे। नोट करोगे, बौद्ध धर्म में या बौद्ध दर्शन में दिक्कत हो तो लिख दो बौद्ध धर्म और दर्शन में, कोई दिक्कत नहीं। बौद्ध धर्म और दर्शन में, बौद्ध धर्म भी है, बौद्ध दर्शन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। बौद्ध दर्शन में वर्णित अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा शासन व्यवस्था में ईमानदारी को बढ़ावा देने में सहायक है। स्पेशली जो 8 है ना, 8 में से 4 को देखोगे ना तो विशेष रूप से है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 4 की और 4 विशेष रूप से, जैसे सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और यहाँ पे सबसे पहले सम्यक संकल्प। ये 4 जो है ना, ये प्रशासन में या शासन व्यवस्था में ईमानदारी को बढ़ावा देने में सहायक है। आप लिख सकते हो 4 विशेष रूप से कौन कौन से हैं? सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। आपका संकल्प गलत नहीं होना चाहिए, मन में विचार गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा तो गलत कर डालेगा। कोई गलत वचन नहीं होना चाहिए, कटु वचन नहीं होना चाहिए, विद्वेषपूर्ण कथन नहीं होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, सम्यक कर्म होना चाहिए, गलत कर्मों का संपादन नहीं करना है और आजीविका अच्छे साधनों से पूरा करना चाहिए। तो ये 4 चीजें जो है ना शासन व्यवस्था में ईमानदारी को बढ़ावा देने में सहायक है। क्लियर? बोलो, लिख लोगे? नेक्स्ट,
जैन दर्शन में त्रिरत्न, जैन दर्शन में, जैन दर्शन के त्रिरत्न, के कर लो, जैन दर्शन के त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। लिख लो आप, जैन दर्शन के त्रिरत्न, ब्रैकेट में लिख लो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की अवधारणा भी शासन व्यवस्था में ईमानदारी को बढ़ावा देती है। अब देखो कैसे बढ़ावा देती है, ध्यान देना, हम इसको बदल के कर सकते हैं। क्या क्या है? सम्यक दर्शन, फिर से बोलो क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक त्रिरत्न है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासकों को संविधान जो है उसका ठीक से, उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। प्रशासकों को किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? संविधान के प्रति। और किसके प्रति? क्या होनी चाहिए? निष्ठा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रशासकों को इनका, संविधान का और कानून का ठीक से ज्ञान होना चाहिए। पहला क्या है? पहला क्या है? संविधान के प्रति निष्ठा हो, बोलो। उनके प्रति श्रद्धा हो। किसके प्रति? संविधान के प्रति श्रद्धा हो। क्या हो? मतलब डेडिकेशन हो, एक तरीके से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संविधान का ठीक से, तभी तो वो उसके अनुसार आचरण करेंगे। मान लो किसी को संविधान का और कानून का बहुत अच्छा ज्ञान हो, बहुत जानदार ज्ञान हो, और संविधान में उसकी आस्था और निष्ठा, तो फिर क्या करेगा? इस ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, आचरण थोड़ी करेगा। केवल ज्ञान होने से कानून का और केवल संविधान का सब कुछ पता होने से यह गारंटी नहीं है कि व्यक्ति उसके अनुसार अपने जीवन में, बोलो। तो जैनिज्म का त्रिरत्न एक्सीलेंट है, ब्रिलियंट थॉट है। बोलो, हमें संविधान के प्रति क्या रखनी चाहिए? क्या रखनी चाहिए? जहां निष्ठा, श्रद्धा, आस्था होती है वहां पे प्रतिबद्धता होती है। क्या होती है? कमिटमेंट होता है। वहां पे आंतरिक लगाव होता है, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है? आत्म संलग्नता होती है। क्या होगी? दो चीजें होंगी। क्या क्या होंगी? आपकी जिसके प्रति निष्ठा है ना, आप इंटरनली उसके साथ एसोसिएट रहते हो। उसके लिए कौन सा शब्द लाएंगे? फिर से बोलो, क्या रखोगे? आत्म संलग्नता। और आप उसकी रक्षा करने का प्रयास करोगे। आपकी किसी में आस्था है, निष्ठा है, तो कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचोगे। और कुछ उसके प्रति गलत होगा तो आप कमिटेड रहोगे, नहीं इसको हमको बचाना है। आप उसके लिए प्रतिबद्धता भी रखोगे। तो दो शब्द, कौन कौन से शब्द? आत्म संलग्नता, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, और कौन सा शब्द? प्रतिबद्धता। तो अगर संविधान के पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब है संविधान, हम यहाँ पे उसको बदल के कर रहे हैं। वहां पे तो है बौद्ध जैन तीर्थंकरों के ज्ञान उपदेशों के प्रति, या जो आगम उपांग है उनके प्रति आस्था और निष्ठा हो। हम उसे बदल रहे हैं अपने तरीके से। हम बोल रहे हैं संविधान के प्रति क्या होनी चाहिए। हम उसकी प्रासंगिकता बता रहे हैं कि अगर हम संविधान के प्रति निष्ठा रखें, संविधान के प्रति क्या रखें, तो उसके प्रति क्या होगी? आपका बहुत, मान लो संविधान में निष्ठा है, क्या आप आचरण कर लोगे? क्या पता तो होना चाहिए संविधान में है क्या। अब दिन भर संविधान को माथे पे लगाए रखो, अब पता ही नहीं लिखा क्या हुआ है। आचरण कर लोगे क्या संविधान के अनुसार? तो पहला पॉइंट कि आपकी निष्ठा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। जमाई आ रही है, ठंड में एसी के नीचे बैठे हो, मैं जैनिज्म पढ़ा रहा हूं, तुम्हें जमाई आ रही है। अभी यंग एज है, मगर क्या कहोगे, स्थितियां बदल गई हैं। शरीर में माइक्रो प्लास्टिक प्रवेश कर रहा है।
कठिनाई पैदा हो जाएगी। ऐसे ही बहुत तमाम तरह की कठिनाई पैदा हो जाएगी, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट क्या, देखो हम लोग जोड़ रहे हैं, कैसे हम जैनिज्म के तिजत्व से जोड़ सकते हैं ईमानदारी को। बोलो, संविधान के प्रति क्या हो, ऐसा होने पर क्या होगा, और अगर आपका उसके प्रति निष्ठा है संविधान के प्रति, और आप उसको पढ़ रहे हो, पढ़ के क्या कर रहे हो, अब आपको संविधान का ज्ञान हो गया, कानूनों का ज्ञान हो गया, तो क्या करोगे अब जीवन में, आचरण पक्का करोगे कि नहीं, कि कभी कभी करोगे, दुरुपयोग नहीं करोगे, क्योंकि आपका उसके प्रति क्या है, आप उसके विपरीत आचरण नहीं करोगे। दिक्कत तब होती है मास लेवल पे, कानून के जानकार हैं, संविधान के अच्छे जानकार हैं, परंतु संविधान में कोई आस्था और निष्ठा नहीं है भीतर में, उसको अपने हित पूर्ति का साधन बना लेते हैं। तो केवल ज्ञान होगा तो आचरण होना कोई आवश्यक हो भी सकता है, और मगर अगर ये फुलफिल हो रहा है पहले, उसके बाद ज्ञान आ रहा है, तो फिर आचरण अवश्य होगा, और यह आचरण निसंदेह शासन व्यवस्था में ईमानदारी को, क्लियर है, बोलो क्लियर। तो हम इस तरीके से एक पैराग्राफ बना सकते हैं। कभी जैनिज्म का रोल पूछ ले कि शासन में कैसे उपयोगी है, जैन दर्शन प्रशासन में कैसे उपयोगी है, तो एक पॉइंट यह भी बनता है। ऑलरेडी बुद्धिज्म का पूछ चुका है, वर्तमान में प्रासंगिकता पूछ चुका है ना, गुरु नानक देव जी पे पीछे आ चुका है। अगर अब आना होगा तो संभावना प्रबल रहेगी कि जैनिज्म पे आ जाए कि प्रशासन में उपयोगिता बता दीजिए। तो एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट यहां से निकलेगा, जानदार पॉइंट निकलेगा, आपका अपने तरीके से निकाला हुआ पॉइंट निकलेगा। ऐसा नहीं कि सब जगह जहां खोजोगे वहां मिल जाएगा, चिंतन करोगे तो क्रिएट करोगे, ये क्रिएट कर सकते हो ऐसा आप, ठीक है, रिपीट नहीं, क्रिएट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लिख लोगे आप, कौटिल्य को भी ले सकते हो। कौटिल्य ने राजा के कार्य बताए हैं कि राजा को, जो जनता को प्रिय है वही राजा को भी प्रिय होना, प्रजा को राजा के हित में ही काम करना चाहिए, और राजा अगर प्रजा के हित में काम नहीं कर रहा है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा देना, ऐसा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आ रहा है। राजा का कार्य कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, विकास का काम करे, व्यापार को सुविधा दे, आश्रय स्थल बनाए, ये स्वर्णों व्यापार में वृद्धि कराए ताकि जनता संपन्न हो सके, है कि नहीं है? तो राजा का ये कार्य है। तो प्रशासकों को भी हम जोड़ सकते हैं, उन्हें जनता की रक्षा करनी चाहिए, उनके व्यापार की समृद्धि के लिए में कोई बाधा अगर आ रही तो उसको भी दूर करनी, हम उससे कनेक्ट करके लिख सकते हैं। ध्यान रखना, नोट करोगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यह माना है कि शासन व्यवस्था में नैतिक आचरण आवश्यक है। शासन व्यवस्था में नैतिक आचरण को आवश्यक माना है कौटिल्य ने। उन्होंने राजा के जीवन को जनता के प्रति समर्पित माना है। वो कहते हैं कि राजा का जीवन जनता के प्रति समर्पित हो। क्या कहते हैं, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, लिख लो, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। क्लियर, लिख सकते हो। और ऐसा तभी होगा जब उसके आचरण में नैतिकता हो। बोलो, आप इसमें प्लेटो को भी जोड़ सकते हो।
प्लेटो ने दार्शनिक राजा की बात की है, फिलोसफिकल किंग की बात की है, नोट करोगे, पहला चेंज करें। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो दार्शनिक राजा की बात करते हैं। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो दार्शनिक राजा, फिलोसफर किंग की बात करते हैं, जिसमें विवेक गुण की प्रधानता है, जिसमें विवेक गुण की प्रधानता है, साहस और संयम को रखते हुए न्याय को बढ़ावा देता है। आप इसको अरस्तु से भी जोड़ सकते हो। अरस्तु में मध्यम मार्ग कहा गया है, तो मध्यम मार्ग जो है ना, मध्यम मार्ग यह भी शासन व्यवस्था में ईमानदारी को बढ़ावा देने में, नोट कर लोगे, अरस्तु के दर्शन में वर्णित मध्यम मार्ग, अरस्तु के दर्शन में वर्णित मध्यम मार्ग भी, मध्यम मार्ग की अवधारणा भी, मध्यम मार्ग की अवधारणा भी शासन में ईमानदारी को बढ़ावा देने में सहायक है। आप इसको गांधी से जोड़ सकते हो, कांट से भी जोड़ सकते हो। कांट में कर्तव्य के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य निष्पक्षता पूर्वक, उसको जोड़ सकते हो। कांट भी कहते हैं, ये गांधी भी कहते हैं कि हमें उचित कर्मों का संपादन करना चाहिए। वो जो एकादश व्रत है उसको भी जोड़ सकते हो। क्लियर है? आप एक पैराग्राफ और लिख लो कि सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों, सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों जैसे वस्तुनिष्ठता, गैर तरफदारी, भेदभाव रहितता, सत्यनिष्ठता, इत्यादि की स्थापना हेतु या इत्यादि की प्राप्ति हेतु शासन व्यवस्था में ईमानदारी का होना आवश्यक है। ईमानदारी का होना, क्लियर? मतलब जब तक शासन व्यवस्था में ईमानदारी को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक न तो सुशासन की स्थापना होगी, न नैतिक शासन की स्थापना होगी, न नीति और योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, न भारत एक सशक्त लोकतंत्र या सशक्त राष्ट्र बन सकता है। तो इन सब की व्याख्या करने के लिए शासन व्यवस्था में ईमानदारी का होना, आप खुद अपने से सोचो कैसे हो सकता है, तो सारी चीजें उभर कर सामने आ जाएंगी। क्लियर है? बोलो क्लियर। पहला ये पार्ट क्लियर होता है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। क्लियर है? टॉपिक नंबर 7 में है, टॉपिक नंबर 7 ध्यान रखना। इसके बाद टॉपिक नंबर 7 के बाद ना जो टॉपिक नंबर 8 है, जिसमें हम लोग केस स्टडीज को देखना है, उसको हम लोग कई दिनों तक कर सकते हैं। 4 दिन कर लें, 5 दिन कर लें, 6 दिन कर लें। वो आप जब एक बार प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप कमरे पे भी खूब प्रैक्टिस कर लेना।
हम यहाँ पे लगभग 10-12 मैं प्रैक्टिस करा दूंगा यहाँ पे क्लास में। आप प्रयास करना 25-30 प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो ये जीएस पेपर फोर्थ का ये इथिक्स का पार्ट है 250 नंबर का, इसमें 120 नंबर के तो सवाल बन रहे हैं, ध्यान देना, 10-10 नंबर वाले। और 130 नंबर आ रहा है किस पे? और जो केस स्टडी है, जो आपने ये पढ़ा है, जो ऊपर के 7 टॉपिक्स, इन्हीं की बातों को घुमा फिरा के लिखना है, कुछ अलग तरीके से भी करना है, ध्यान देना। 100% ये नहीं, मगर ये 7 टॉपिक्स मददगार हैं उसको लिखने में, समझने में, विस्तार देने में। तो इन ऊपर जो 7 पढ़े हो ना, उसके टर्म्स को उसमें यूज करना है लिखते वक्त। तो हम लोग केस स्टडी अलग से देख लेंगे, उस पर अलग से एक सत्र रहेगा 4 दिन, और उस समय खूब अभ्यास करना, प्रयास करना 2-3 घंटा केवल और केवल केस स्टडी करो। आप समझ लो 130 नंबर की तैयारी आप कितने दिन में कर, 10 दिन में करने जा रहे हो। अगर आप रूम में कर रहे हो, रूम पे भी थोड़ा ध्यान रख रहे हो, तो 25-30 घंटा जरूर होना चाहिए, 30 घंटा कम से कम। वो आप रूम पे प्रैक्टिस करोगे, बहुत प्रैक्टिस मैं यहाँ करा दूंगा, बहुत जिसको प्रैक्टिस कराऊंगा उसका मॉडल आंसर दे दूंगा मैं, क्लियर रहेगा। तो आपको लिख के मिलाने में भी आसानी होगी, कुछ यहाँ पे भी चेक करा लेना। तो 130 नंबर है, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जो लोग नहीं करेंगे वो फंसेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आप चाहे जितना पढ़ लो, ये वाले पार्ट में जब जाओगे ना, तो हो सकता है पहला लाइन वो लाइन लिखो जो आज तक आपने लाइफ में ना लिखा हो, वहीं पे बैठ के उत्तर को क्रिएट करना है। समझ में आया? कई चीजें ऐसी होती हैं एग्जाम में जो हम पढ़ के गए हैं, वही हूबहू लिख देते हैं, वही लाइन लिखते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? मगर केस स्टडीज में आपका जो लाइन लिखने जा रहे हो, 1 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ, वो सब हो सकता है जीवन में आप पहली बार लाइन लिखोगे, ये ध्यान रखना। तो जहाँ स्पॉन्टेनियस राइटिंग हो, वहाँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, फंसना तय रहेगा, ये दिमाग में डाल लेना। आप सबके लिए है कि अभी ही प्रैक्टिस कर लोगे तो 130 नंबर का स्लॉट आपको लगेगा, ये तो मैं पक्का लिखने जा रहा हूँ, इसमें तो एक भी छूटेगा नहीं। ये तभी संभव है जब रूम पे ठीक से प्रैक्टिस करोगे, ध्यान रखना। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है। नहीं करोगे तो आपकी अपनी स्थिति है, वो आपकी अपनी दशा, दशा क्या होगी? दुर्दशा हो जाएगी। नहीं करोगे तो दुर्दशा तय है। 130 नंबर साफ। तो कम से कम 25-30 घंटे का आपका रूम पे भी इस पे ध्यान, इस पे टाइम देना है, 30 घंटे का टाइम जरूर देना। क्लियर? अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, नोट करोगे, पारदर्शिता एवं सूचना का अधिकार। देखो, ये सवाल है, क्या हर नैतिक व्यवस्था भीतर से, ऐसा आक्षेप नहीं कहोगे, कभी कभी नैतिक व्यवस्था में कुछ खोट निकल जाता है, मगर हर नैतिक व्यवस्था भीतर से अनैतिक होती है ऐसा नहीं कहोगे। यूनिवर्सल स्टेटमेंट देने में बड़ी दिक्कत होती है। अब आज क्लास में पढ़ा रहा था, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, एक उसमें लिखा कि सर इस क्लास में सब पागल हैं। गुस्से में था वो, किसी ने ऊपर में कोई सवाल पूछा था, गुस्से में लिख दिया सब। हम बोले तुम्हारी दशा क्या है? तुम सबसे, सब में बाहर हो कि उसी में इंक्लूड हो? सबका मतलब हो गया, ऑल का मतलब आप भी आ गए ना। ऑल का मतलब एक्सेप्ट वन नहीं होता है, ऑल का मतलब सब होता है, ईच एंड एवरी वन। तो जहां पे यूनिवर्सल आता है, जैसे आ गया क्या, हर नैतिक व्यवस्था, हर का मतलब सभी हो गया, प्रत्येक हो गया। प्रत्येक का भी मतलब भी ऑल ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है, इसका मतलब है सभी व्यक्ति ईमानदार है, इसका मतलब है हर एक व्यक्ति ईमानदार है। तो हर एक व्यक्ति ईमानदार है, प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है, इसका मतलब ऑल मेन आर ऑनेस्ट। बोलो यस और नो। लॉजिक के हिसाब से चलोगे तो दोनों का मीनिंग सेम है। प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है मतलब सभी व्यक्ति ईमानदार है। बोलो। तो हर एक शब्द जब लिख के देते हो ना, तो उसमें कठिनाई आती है। इसलिए सी सेट में देखोगे, जहां पे भी ऐसा स्टेटमेंट है प्रत्येक सभी, वो जनरली गलत हुआ है। 90% केसेज में वो गलत होगा, क्योंकि आपने कैटेगोरिकल सेंस में बोल दिया।
एब्सल्यूट सेंस में बोलना मुश्किल काम होता है, ये ध्यान रखना। आप देखोगे जहां लिखा हुआ हो सकता है तो वो लाइन सही दिखाई देता है। आप सीसेट में देखोगे लैंग्वेज की बात, जो स्टेटमेंट होता है, जब अंतरात्मा से निर्णय लेने के लिए बोला जाता है तो अंतरात्मा पर परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्था अनुभव का प्रभाव रहता है। तो आत्मा ध्यान देना, अगर अंतरात्मा से निर्णय लेते हो तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप कि अंतरात्मा पे लेयर किस टाइप का है। अगर लोभ का है तो फिर अंतरात्मा थोड़ी ही काम कर रही है, आप तो लोभ को ध्यान में लेके कर रहे हो। हमने कहा कि उसी की अंतरात्मा ठीक काम करती है जिसकी अंतरात्मा प्योर फॉर्म में, और नहीं तो फिर वो गलत सलाह दे सकती है। ज्यादातर लोगों पे लोभ का, अहंकार का, घमंड का लेयर पड़ा हुआ है, उसकी अंतरात्मा गलत सलाह दे सकती है। तो देखो, हमारी अंतरात्मा पे परिवार का, समाज का, सबका प्रभाव रहता है, मगर हमारे पास विवेक भी है। हम विवेक से सोचते हैं कि क्या हमको ऐसा काम करना चाहिए, ये सुनो, हमारा अंतःकरण उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप कभी सड़क पे जा रहे हो और कोई अंधा सड़क के किनारे खड़ा है, तो आपकी अंतरात्मा पहली बार में कहती है कि अरे इसको पार करा दो। फिर दिमाग आ जाता है सामने, दिमाग ऊपर में है, कहता है अरे कोई और पार कराएगा, तुम अपना रास्ता लो, क्यों फंस रहे हो, क्यों टाइम दोगे। तो द्वंद्व तो शुरू है भीतर में, मगर अंतरात्मा ने पहली बार में क्या कहा, किसकी मदद कर देते हैं। फिर होता क्या है कि कई बार, 2-4 बार किसी किसी की आपने मदद की और सामने वाले ने ठोकर दे दी, ठोकर, तो अंतरात्मा बाद में क्या होती है, कठोर होती जाती है। अब सामने वाले को कठिनाई है, फिर भी आप मदद नहीं करते हो। संभव है कभी कभी आपने दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और आप ही के साथ धोखा हो गया, आप इमोशनल हो गए थे, आपकी अंतरात्मा ने कहा इसकी मदद कर दें, आपको क्या पता था वो नौटंकी कर रहा है। आदमी की अंतरात्मा क्यों दब रही है। एकदम जेन्युइन केसेस में भी भीतर से अंतरात्मा जल्दी दुखी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग चोट खाए हुए हैं। अरे बोलो ये सुनो। तो फिर वैसी स्थिति में अंतरात्मा भी एक बार की सतर्क हो जाती है। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपको कारण परिणाम आदि को समझ के देखना चाहिए कि अब की अंतरात्मा कोई गलत तो बात नहीं बोल रही, मना तो नहीं कर रही कि नहीं आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अंतरात्मा बताती है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम के पहले क्या होता है, हमारी अंतरात्मा कई बार बताती है यदि ये प्रश्न तो बन जाना चाहिए, आपका इंट्यूशन काम करने लगता है, और कई बार जो बताएगी वही आ जाएगा। होता है कि नहीं होता है। तो ये प्रभाव रहता है। तो आप उस पर, ऐसा भी नहीं कि केवल हम उन्हीं से गाइडेड रहते हैं, हो सकता है परिवार ने कुछ और सिखाया है। तो हम बड़े जब 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 बड़े होते हैं तो हम अपना भी थिंकिंग डेवलप करते हैं। शुरुआती दौर में आप सारे लोग ध्यान देना, सही और गलत इसका निर्धारण हम लोग इसी आधार पे करते हैं जो आपने लिखा है। जो ये लिखा है, ये सवाल ठीक पूछा इसने, परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों का प्रभाव रहता है। क्योंकि हम शुरू में पैदा होते नहीं जानते कि ये सही है कि ये, तो परिवार ने कहा ये सही, हम भी मान लेते सही। बोलो, स्कूल में कहा ये सही, हम भी मान लिए सही। आसपास के लोगों ने कहा ये सही, हम भी मान लेते हैं सही। पर जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, हमारा क्या बढ़ता जाता है, हम स्वाध्याय करते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, हमारी विवेक शक्ति विकसित होती है। कौन सी शक्ति है? तो शुरुआत में जो सही गलत का निर्धारण औरों के कहने पे करते थे, अब हम खुद करते हैं, अब हम अपने विवेक से करते हैं। तो हो सकता है कि परिवार ने आपको सिखाया हो ये सही है, मगर विवेक और अनुभव जब हो गया, आप हो सकता उसी चीज को जिसको पहले आपने कभी सपोर्ट किया था, अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं वो काम जो था ना वो काम क्या है, गलत है, वो चीज ठीक नहीं है। संभव है कि नहीं है? इसका मतलब आपकी नैतिक चेतना अब जागृत हो चुकी है। तो आरंभ में नैतिकता के निर्धारण में ध्यान रखना, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो आप लिखे हो, ये जो लिख के पूछे हो, ध्यान देना, तो उनकी भूमिका रहती है। मगर बाद में स्वाध्याय, सदसंगति, समझ में आया, अपना व्यक्तिगत अनुभव, वो सब मिलके हमारी नैतिक चेतना को क्या करता है, अब हम अपने तरीके से, समुदाय के हिसाब से नहीं,
हम डिसाइड करने लगते हैं कि ये सही और ये, तभी तो विरोधाभास होता है। अब आपकी नीति, आपका नीति और सामुदायिक नीति में विरोधाभास हो सकता है, और कई लोगों पर इतना प्रभाव रहता है कि अंत तक वो उसी चीज को लेकर चलते हैं जो परिवार ने सिखा दिया है, जो स्कूल ने सिखा दिया, जो समाज ने, वही चीजें घर कर जाती है। अब उनके विपरीत जाना उनके लिए संभव, जो स्कूल में पढ़ा दिया गया, मान लो धार्मिक शिक्षा ऐसी दे दी गई और दिमाग में फिट हो जाता है, अब उस बैरियर को तोड़ना उसके लिए मुश्किल होता है। तोड़ता है तो फिर उसके अंदर भीतर से विरोधाभास पैदा होता है, उसके अंदर कठिनाई पैदा हो जाती है, मानसिक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि भाई हमने तो ये सीखा, अब हम कर ये रहे हैं। बोलो, कई सारे लोग बहुत सारे अंधविश्वास पाल रखे हैं, परिवार से तो सीखे हैं, समाज से सीखे, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन ये मत करना, इस दिन ये मत करना। दुनिया मन का सुबह से शाम तक पाल पाल रखा है। बोलो, पाल रखा है कि नहीं पाल रखा है? विवेक बोलता है बोले सारा ये भ्रांति है, भ्रम है, कुछ नहीं है। अरे बोलो ये स्वर्णो, बोलो ये स्वर्णो। फिनलैंड के लोग वर्ल्ड में सबसे अधिक हैप्पी, खुशहाल देश कौन सा है? वहां पे ऐसे अंधविश्वास थोड़ी है जो भारत के लोगों में बहुत बड़े पैमाने पे है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज में अंधविश्वास भरा हुआ है, भरा हुआ है कि नहीं? घर से बाहर निकलेंगे, बायां पैर की दाहिना पैर, वो कौन सा नाक चल रहा, बायां नाक की दाहिना नाक, कई सब इसी में चेक करते रहते हैं। घर से बाहर निकलेगा, देखेगा पहले बाहर में क्या दिखाई दे रहा है, फलाना व्यक्ति तो नहीं दिखाई दे रहा ना, जतरा खराब हो जाएगा। देख लिया तो उस दिन बाहर निकलना बंद कर देगा, आज मेरा जतरा खराब हो गया, फिर वापस आ जाएगा घर पे। बिल्ली ने रास्ता काटा, हो गया खेल। हो सकता है बिल्ली ने रास्ता काटा, उसी दिन लॉटरी लग जाए। बोलो, और हो सकता है अपना खूब अपना लकी टी शर्ट पहने, उसी दिन हार जाओ। संभव है कि नहीं है? भ्रम बड़े पैमाने पे है, लोगों के जीवन में भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। तो वो जो कहाँ से आया, घर परिवार और कहीं कहीं से आया, और हमने उसको और उसमें और दो चार चीज हमने जोड़ दिया। कई लोगों का जीवन उससे भरा पड़ा है। अरे बोलो, कई लोग अपने शर्ट को लकी मानते, कोई चश्मे को, कोई फलानी चीज को, उसको लकी मानता रहता है। बोलो, कई लोग लकी पेन से लिखते हैं कि मैं इस पेन, ये मेरा लकी पेन है। अरे लकी पेन है तो उसी से पीटी दे लो, समझ में आ जाएगा लकी है कि अनलकी है। हो सकता है मैट्रिक पास हो गए हो उसी पेन से लिख के, इंटर फर्स्ट क्लास, बीए में टॉप कर गए हो, लकी पेन, जब उठाता हूं पेन तब सफल हो जाता हूं। जाके मेंस दे लो, सारा लकी पेन की हवा निकल जाएगी। संभव है ना? इसकी संभावना प्रबल रहेगी। बोलो ये स्वर्णो। तो लोग दुनिया में लक्की और अनलक्की दुनिया मन का मान रखे हैं। तो ये ध्यान देना, हमारे विवेक का प्रभाव रहता है, और फिर हमारी अंतरात्मा भी उस पक्ष को, समझ में आया? सवाल ठीक था वो, इसलिए तो रिश्वत लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अब इसको मैं ही बताऊं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तुम्हारी आवाज यहां तक नहीं आ रही, बोलो फिर से। क्या चीज? ध्यान देना, हमारे भीतर विवेकशील बैठ जाओ। अगर मान लो, अगर हम अपने तरीके से ले रहे हैं, मान लो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हम बचपन से देखते हैं कि परिवार में भाई भतीजावाद है, समाज में लोग भी भाई भतीजावाद करते हैं, अपने लोगों को खूब सपोर्ट करते हैं। अब आप एक आईपीएस ऑफिसर हो और आप सहायता पहुंचाने गए हो, अब आपको लगता है कि एक साइड में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको हम पहले सपोर्ट दें कि अपने रिश्तेदारों को दें। अब आपके टच में रिश्तेदार हट्ठे कट्ठे हैं आपके, आधे घंटे के बाद भी निकलेंगे अगर वहां से तो कोई दिक्कत, तो आपका अंतरात्मा कहेगी पहले बच्चों को बचाओ, ये छोड़ो। और अगर आप प्रभावित हो पूरी तरीके से उन्हीं थॉट से कि रिश्तेदार तो नंबर 1 पे, तो क्या करोगे? आपका अपना अंतरात्मा काम कर रहा है। तो बोलो, ये डिसीजन कैसे ले रहे हो? अपनी अंतरात्मा से। वहां कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, आपको निर्णय लेना है कि सबसे पहले किसको बचाएं। किसको बचाओगे?
अंतरात्मा कहेगी कि यदि ये बच्चे रो रहे हैं, डरे हुए हैं, इनको पहले बचा लेते हैं। बोलो ये सुनो, तो किसकी आवाज सुन के बचा रहे हो? अब बुद्धि लगाओगे तो अरे हमारा रिश्तेदार है, करोड़पति है, 10 लाख मुझे भी दे देगा, जान इसकी, पहले बचा लेते हैं। बुद्धि लगाओगे तो पहले उसको, अरे बोलो ये सुनो, अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो आया समझ में? अरे पीछे अंतरात्मा की आवाज सुनोगे। अब रिश्वत लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका उत्तर, ये इतना कठिन प्रश्न का उत्तर मुश्किल काम है। अच्छा, मॉडल आंसर मैं दिलवा दूंगा, ठीक है, मॉडल आंसर मिल जाएगा, जितना हमने टेस्ट दिया होगा सबका मिल जाएगा, मैं प्रयास करूंगा मिल जाए जल्दी से। अगर किसी की अंतरात्मा दब गई हो तो उसके सामने सत्याग्रह जाके करो, अंतरात्मा उसकी जग जाएगी। गांधी यही काम करते थे, उसके साथ सत्याग्रह करके सामने वाले का हृदय परिवर्तन। अरे मांसाहारी है कि शाकाहारी है, इससे क्या अंतर पड़ता है? जिसकी जो इच्छा हो, अगर पर्वतीय इलाके में रहते हो, खूब ठंडे प्रदेशों में रहते हो, तो खान पान में आ जाएगा। खान पान का संबंध सीधे सीधे भूगोल से है। जैसा भूगोल रहता उसके हिसाब से खान पान वेशभूषा बन जाती है, हमारी मान्यताएं भी उससे डेवलप होती हैं। ध्यान देना, भूगोल बहुत चीजों को निर्धारित करता है, भूगोल ठीक से पढ़ लिया करो। देखो, जवाबदेहिता, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जवाबदेहिता तय होनी चाहिए। अभी देखो डीजीसीए ने अभी एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया है, बोला कि इनको इमीडिएटली आप हटा दीजिए, वरिष्ठ अधिकारी हैं, है ना, अभी बोला है ना। तो कुछ तो जब भी कुछ हो, ऐसी घटना हो, कुछ लोगों को जवाबदेह जरूर बनाना चाहिए, मैसेज अच्छा जाएगा। ओवरऑल चर्चा करके नहीं, जवाबदेह तय, जवाबदेहिता तय होनी चाहिए। किसके कारण ये लापरवाही भरी घटना हुई, या अगर लापरवाही है तो किसकी लापरवाही है, पता लगाना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेना। ऐसे मैसेज रहता है, लोगों को लगता है कि हम बच जाएंगे, इसके कारण वो जवाबदेहिता, वो अपना जवाबदेही स्वीकार नहीं करते हैं, उनको लगता है मैं सेट करके बच जाऊंगा। जब भी कोई घटना हो, कारणों की जांच करके जो जवाबदेह है उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, सीधी सी बात है। क्लियर है? और देखो, सारी चीजों के लिए कुछ मामलों में सरकार जिम्मेदार होती है, कुछ मामलों में पब्लिक जिम्मेदार होती है। हम सब लोग मिलके ही इन चीजों पे नियंत्रण पा सकते हैं, दुर्घटनाओं पे। कई बार भारत में मान लो हजारों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, और कोई इस टाइप का कोई व्यक्ति है जो दिमाग में घुसा हुआ है कि मुझे गलत काम करना है, तो कहीं पे कुछ खुराफात कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? मगर हमारा सुरक्षा तंत्र भी है, हमने बहुत जगहों पे कवच लगा रखा है, कई जगहों पे दूर तक में भी कोई भी हडल हो तो पता लगा लिया जाता है। तो हम और सुरक्षा चौकसी बढ़ा दें, और ऐसे तत्वों पर भी नियंत्रण करें जिन्होंने, जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं। दोनों स्तरों पे काम होना चाहिए। केवल एक व्यक्ति को उदारवादी नारीवाद हमसे क्यों पूछ रहे हो? उदारवादी नारीवाद जाओगे, ये उदारवादी नारीवाद में जब जाओगे तो नारियों की जो समाज में विषम स्थिति है, खराब स्थिति, उसका कारण बताएंगे। उसमें एक बड़ा कारण ये बताएंगे कि गलत सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया थोड़ी खराब है, परिणाम स्वरूप नारियों के साथ भेदभाव होता है। तो ये जो उदारवादी नारीवाद है, वो सामाजिकरण की प्रक्रिया को नारियों के प्रति विभेद का मुख्य कारण मानते हैं। तो हमें सकारात्मक सामाजिकरण की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए। तीनों अलग अलग कारण बताते हैं, ध्यान देना। नारीवाद के 3 फॉर्म हैं। उदारवादी नारीवाद, नारियों की जो समाज में दशा खराब है उसका कारण अलग बताएगा, निदान अलग बताएगा। समाजवादी नारीवाद वो अलग कारण बताता है, कहता है पूंजीवाद के कारण ये पैदा हुआ है, बोलो। और जो उग्र नारीवाद है वो अलग कारण बताएगा, वो पितृसत्तात्मक समाज की बात करेगा। तो तीनों अलग अलग कारण बताएंगे, अलग अलग निदान बताएंगे। तो कभी नारी सशक्तिकरण को अगर जोड़ दे इन आंदोलनों से, तो आपको तीनों का अलग संक्षेप में याद रखना चाहिए कि इसका ये कारण है और ये निदान है। ये
इंडियन सोसाइटी में या सोशल इशू जब पढ़ोगे, नारी सशक्तिकरण या लिंग समानता, तो उसमें आता है। तीनों का संक्षेप में एक पेज में आप कर सकते हो, क्या कारण है और क्या परिणाम है, कैसे निदान है। तो महिला सशक्तिकरण पे कभी लिखने में आपका जो वजन बढ़ जाएगा, आंसर का वजन बढ़ेगा, लोग लोड लेंगे कि हाँ इसने एक अलग लेवल पे जाकर लिखा है, अगर तीनों थॉट को ला रहे हो तो। क्लियर? अरे सिविल सेवा मूल्य तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं ना। सिविल सेवा मूल्य कौन कौन से हैं, प्रिंटेड नोट्स देख लोगे। उदारवादी नारीवाद बार बार पूछ रहे हो, नारीवाद पे जब क्लास लेंगे ना, लिंग ये नारी सशक्तिकरण पे निबंध में, तो उसमें तीनों को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, मैंने नोटिंग भी कराई है। अभी इलाहाबाद में पीछे जब मैं क्लास ले रहा था, तो तीनों का मैंने शॉर्ट में बता दिया था कि तीनों में ये कारण माने गए हैं, ये निदान है। तो जब निबंध की क्लास करोगे तो ये मिल जाएगा, डिटेल से मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिख रहे हो, पारदर्शिता एवं सूचना का अधिकार, नोट करते हैं। पारदर्शिता का आशय है, हेडिंग है पारदर्शिता एवं सूचना का अधिकार। पारदर्शिता का आशय है खुलापन, अर्थात लोगों को विभागीय गतिविधियों के बारे में अधिक से अधिक जानने का, अधिक से अधिक जानने का अवसर मिले। यह विभाग से लोगों तक सूचनाओं के आदान प्रदान को प्रभावी बनाता है। पहले चेंज करके लिखोगे, पारदर्शिता जो है नीचे लिख लोगे, पहला चेंज करके यह पॉइंट वाइज लिख लोगे, यह भ्रष्टाचार नियंत्रण में सहायक है। यह विभागीय अनियमितताओं, निरंकुशता, विलंबकारिता, निरंकुशता विलंबकारिता जैसे दुर्गुणों को दूर करने में सहायक है। यह शासन और प्रशासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने में सहायक है। इससे प्रशासन में लोगों का विश्वास बढ़ता है। हम बोल सकती हो, सरकार और नागरिकों के बीच, सरकार और नागरिकों के बीच
दूरी को कम करने में सहायक है। क्लियर? नोट करेंगे पैरा चेंज करके, सूचना का अधिकार अंडरलाइन कर लेंगे, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से सभी नागरिकों को लोक पदाधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। पहचान करके लोक पदाधिकारी का आशय ऐसे अधिकारी से ऐसे अधिकारी या ऐसे अधिकारी से है जो संविधान या विधि या सरकारी आदेश के अधीन नियुक्त किया गया हो। व्यापक रूप से इसके अधीन वे गैर सरकारी संगठन भी आ जाते हैं जो सार्वजनिक धन का उपयोग करते हैं। जो सार्वजनिक धन का उपयोग करते हैं। पहले चेंज करके सूचना के अधिकार का आशय सूचनाओं को प्राप्त करने से है। यहां सूचना का अर्थ है लोक पदाधिकारी के अधीन या संरक्षण में रखी गई जानकारी, तथ्य, आंकड़े, फाइल, रिपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज आदि कोई भी व्यक्ति जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर
सूचना मांग सकता है। इसके लिए कारणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। लाभ क्या है, नोट कर लो, लाभ लिख लोगे। इससे जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलता है। अधिकारों के दुरुपयोग और अनियमितताओं पर नियंत्रण लगता है। अधिकारों के दुरुपयोग और अनियमितताओं पर नियंत्रण लगता है। प्रशासन को संवेदनशील बनाने में मददगार है। यह प्रशासन को संवेदनशील बनाने में मददगार है। यह शासन के विषय में लोगों को अधिक से अधिक जानने का, शासन के विषय में लोगों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। इससे शासन में लोगों का विश्वास बढ़ता है। उनमें जागरूकता उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। इससे जन केंद्रित शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। ये तीन शब्दों को ना नीचे में से एक लाइन में लिख लेना। जन जागरूकता एक लाइन में बना लो। जन जागरूकता बढ़ेगी तो जन सहभागिता बढ़ेगी, जन सहभागिता बढ़ेगी तो जन केंद्रित शासन होगा। जहां मौका मिले एक पैराग्राफ इस पे खींच के निकाल सकते हो। मान लो आप कोई प्रशासनिक मूल्य लिख रहे हो, सिविल सेवा मूल्य है ना, बोलो सिविल सेवा मूल्य है। या नीचे में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जैसे सूचना का अधिकार है, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं टेक्निकल टर्म। तो यहाँ 3 टर्म से खेल सकते हो। ध्यान देना, जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है जिसमें 15 रिपोर्ट आई है, उसमें एक रिपोर्ट की हेडिंग ये है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा लक्ष्य है। कैसा शासन होना चाहिए, फिर से बोलो, कैसा शासन? भारत में कौन सा तंत्र है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कैसा शासन होना चाहिए? मतलब जनता के हित में नीति बने, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं जनता के हित में काम करें, जनता का प्रशासन में भागीदार रहे। हम पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जन सहभागिता जरूरी है। जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए क्या करोगे?
तो आप लिखते वक्त ऐसी चीजों को लिख सकते हो, जब तक हम जनता को जागरूक नहीं करेंगे तब तक जन सहभागिता नहीं होगी और तब तक जन केंद्रित शासन की अवधारणा भी साकारित। लाइन वही चल रहा है, एक पैराग्राफ खींच सकते हो, अगर लेखनी में दम है तो 5-7 लाइन बना सकते हो इन 3 शब्दों को लेकर। और जन जागरूकता को बढ़ावा देने में हम युवा छात्र छात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका है। बोलो ये स्वर्णों, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ध्यान देना, ये 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। जहां मौका मिले कुछ सकारात्मक टाइप की चर्चा चल रही है, तीनों को लिखो, तीनों को अंडरलाइन करके दिखाओ। मतलब एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो ये 3 शब्दों को क्या कर दो, टीचर को जाए नजर की जन सहभागिता लिख रहे हो, जन सहभागिता, जन जागरूकता लिख रहे हो, जन और क्या लिख रहे हो, जन केंद्रित। और जन केंद्रित शासन होगा तो लोकतंत्र सफल हो गया। ये स्वर्णों, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्लियर क्लियर, कई जगहों पे ये बन सकता है। नेक्स्ट, प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उपाय। प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उपाय देख लोगे। ई गवर्नेंस पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। सेकेंड, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, आचरण संहिता और आचार संहिता का पालन, आचरण संहिता और नीति संहिता का पालन, मतलब कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का पालन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन, लिख लिया, अच्छा लिख लिया, उपभोक्ता संरक्षण कानून, ध्यान देना कभी भी पारदर्शिता आ जाए तो आप इस पे जरूर आप इस पे इंडिकेट करोगे कि हम जनरली कहते हैं सरकारी क्रियाकलापों में क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता एक सिविल सेवा मूल्य है। बोलो है। देखो पारदर्शिता बढ़ती है, अगर पारदर्शिता बढ़ेगी तो सीधा इसका लाभ है, इससे भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगता है। किस पे नियंत्रण लगेगा, और पारदर्शिता बढ़े, अगर इस पे कम, भ्रष्टाचार कम होगा, जवाबदेहिता क्या होगी, सारे लोग बोलो, जवाबदेहिता क्या होगी, बढ़ेगी। किससे, पारदर्शिता से। मनमानापन कम होगा, लाल फीताशाही कम होगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पे क्या लगेगा। तो ये बताओ सरकारी क्रियाकलापों में क्या होना चाहिए, पारदर्शिता होनी। मगर कभी कभी हम इसके विपरीत, पारदर्शिता का विपरीत है गोपनीयता। क्या है, कभी कभी हम इसका भी सपोर्ट करेंगे। ध्यान देना कि कभी कभी सरकार ऐसा निर्णय लेती है, ऐसा काम करती है जहां सरकार खुद कहती है कि यहाँ पे गोपनीयता जरूरी है। जैसे राफेल डील में लोगों ने आक्षेप लगाया सरकार पे कि जो फ्रांस से हम लोगों ने विमान लिया उसमें करप्शन हुआ है, आप सारी चीजों को बता दो, कैसे कैसे कितने में लिया गया, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई। मामला कोर्ट तक चला गया, पता है, लोगों का आक्षेप था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट में सरकार यही दलील दी सरकार ने कि रक्षा का मामला है, संवेदनशील मामला है, 2 देशों के बीच संबंध का मामला है। बोलो ये स्वर्णो,
हम इसकी बातों को, सब चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकते। हम इसमें गोपनीयता बरतेंगे, नहीं तो हथियार हम बता दे हमने ये हथियार इसमें लाए हैं तो अपने शत्रु देश को पता चल जाएगा। तो सरकार ने अंततः क्या इसमें सपोर्ट किया, और कोर्ट ने भी माना कि हाँ इसमें गोपनीयता होनी, बोलो, तो हम सामान्यतः पारदर्शिता का समर्थन करेंगे। बोलो यस और नो। मतलब कभी कभी हम जहां पे देश की सुरक्षा की बात हो, कोई संवेदनशील मुद्दा हो, तो वैसी स्थिति में हम गोपनीयता को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लिख लो, स्टार देकर नोट करके अपवाद लिख के, कि राफेल डील में गोपनीयता को वरीयता दी गई। राफेल डील में किसको वरीयता दी गई? तर्क क्या था? संवेदनशील मुद्दा है, दो राष्ट्रों के बीच संबंध का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। अरे पेपर आप पढ़ते रहो तो उसको लिखते रहो, जब पेपर पढ़ो तो खींच के निकालो। उस दिन का जजमेंट था ना, आया कि नहीं सरकार नहीं बताएगी। सरकार शुरू से मना कर रही थी, सामने वाला वो चले गए लोग कोर्ट में कि कोर्ट से हम लोग परमिशन लेके सरकार पे दबाव डालेंगे। मामला चला गया कोर्ट में, केंद्र सरकार ने अपनी दलील दी, गया कि नहीं गया मामला। अंत में क्या सपोर्ट हुआ? इस सौदे में गोपनीयता रहनी चाहिए। ये रक्षा संबंधी मामला है, संवेदनशील मामला है, दो देशों के मध्य संबंध का भी मामला है। क्लियर? तो हम कभी कभी गोपनीयता को पारदर्शिता के ऊपर वरीयता देंगे। तो हमेशा हर एक केस में हम पारदर्शिता का सपोर्ट, सामान्यतः प्रशासनिक क्रियाकलापों में पारदर्शिता होनी, एक्सेप्शनल केस में आप दिखा सकते हो कि अभी राफेल डील में ऐसी बात हुई थी। ध्यान रखना। क्लियर? बोलो क्लियर। तो जब आप पारदर्शिता जब भी लिखो तो 2-3 लाइन में गोपनीयता को भी लिख डालोगे, क्योंकि पारदर्शिता की विपरीत अवधारणा क्या है? गोपनीयता भी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी हम गोपनीयता भी मानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? इसको भी सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार लिख लो इसको, और अभी वाला पक्ष और भी है, नोट कर लोगे। आप लिख सकते हो कि सुशासन की स्थापना हेतु नागरिकों की सरकारी सूचनाओं तक पहुंच आवश्यक है। सुशासन की स्थापना हेतु नागरिकों की सरकारी सूचनाओं तक पहुंच आवश्यक है। पहुंच जरूरी है। सूचना आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की ऑक्सीजन है। सूचना आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की ऑक्सीजन है। सरकारी सूचना राष्ट्रीय संसाधन है। सरकारी सूचना राष्ट्रीय संसाधन है, जिसका जिसका सरकार और लोक पदाधिकारियों द्वारा वैधानिक और
लोक सेवाओं की प्रक्रियाओं के लोक सेवाओं की प्रक्रियाओं के निर्वहन में प्रयोग किया जाता है। अतः सरकार और लोक पदाधिकारी उन सूचनाओं के केवल न्यासधारी हैं। उन सूचनाओं के केवल न्यासधारी हैं, संरक्षक हैं, स्वामी नहीं हैं। लिख लो। अतः सरकार और लोक पदाधिकारी उन सूचनाओं के केवल न्यासधारी हैं, स्वामी नहीं हैं। इसलिए नागरिकों को उनके द्वारा लिए जा रहे निर्णयों और कार्यों को जानने का अधिकार है कि उनके द्वारा लिए जा रहे निर्णयों एवं कार्यों को जानने का अधिकार है कि हाइफन देके 2-3 पॉइंट लिख लोगे। आखिर कोई निर्णय क्यों लिया गया, ये पब्लिक को जानने का अधिकार है कि आखिर कोई निर्णय क्यों लिया गया, कोई कार्य क्यों किया गया। पब्लिक को जानने का अधिकार है सरकार से, क्यों ऐसा निर्णय लिया गया, क्यों यह काम किया गया। अभी कोई आरटीआई लगा देगा, ध्यान रखना, ये जो 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है, पूछ ही लेगा कोई ना कोई कि किसने ये निर्णय लिया था, इसमें सरकार जनता का धन बर्बाद हुआ है। देखना आरटीआई लगेगा, लग गया होगा, पक्का लगा होगा, नहीं लगा हो तो लग जाएगा। लोग पूछ ही लेंगे किसने ये काम किया है, बता दो, ये नो। दूसरा पॉइंट, इसकी लागत क्या थी, लागत क्या थी ये भी पूछ लेंगे, कितने लागत में बना हुआ है, किसने निर्णय लिया था कि ऐसा पुल बना दो। बोलो, इसकी लागत क्या थी, इसका परिणाम क्या हुआ। देखो क्या क्या लिख लिया, 3-4 सवाल। कोई आखिर कोई निर्णय क्यों लिया गया, दूसरा कोई कार्य क्यों किया गया, बोलो, उसकी लागत क्या थी, उसका परिणाम। जब आरटीआई लगाते हो तो इसी टाइप से तो सब चीजें पूछी जाती है अधिकारी से कि आपने यह निर्णय क्यों लिया है, कारण बता दो आप, कारण पूछा जाता है, ध्यान देना। और सामने वाला अगर समुचित कारण न बता दे तो फिर उसके ऊपर कठिनाई भी आ जाती है। पैसा चेंज करके इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम देश में लागू किया गया। पैसा चेंज करके लिख लोगे। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, कैसा अधिकार है, संवैधानिक की विधिक, विधिक विधिक अधिकार है, जिसमें एक निश्चित समय सीमा पे, जिसमें एक निश्चित समय सीमा में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाती है, मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाती है। संक्षेप में थोड़ा रिपीट होगा, होने देना, इससे और स्पष्टता आ जाएगी, आप उसमें से छांट लोगे, ध्यान रखना। संक्षेप में
सूचना का अधिकार, इसको अंडरलाइन भी कर लोगे पूरे लाइन का, सूचना का अधिकार से आशय उस वैधानिक अधिकार से है, सूचना के अधिकार का आशय उस वैधानिक अधिकार से जो देश के नागरिकों को सरकारी क्रियाकलापों और निर्णयों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के, सरकारी क्रियाकलापों और निर्णयों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के अवसर और पहुंच को, अवसर और पहुंच को उपलब्ध कराता है। सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत माना गया है। कभी पीटी में सवाल आ सकता है। सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत माना गया है। अभिव्यक्ति का अधिकार कौन सा? 19(1), ठीक है, अंतर्गत माना गया है क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए सूचनाओं का होना आवश्यक है। चीज करके वर्तमान में मानव विकास, वर्तमान में मानव विकास और मानव अधिकार के रूप में, मानव विकास और मानव अधिकार के रूप में सूचना को देखा जा रहा है। एक स्वतंत्र एवं जीवंत, एक स्वतंत्र और जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनके द्वारा चुनी गई सरकार क्या कर रही है। उनके द्वारा चुनी गई सरकार क्या कर रही है। पहला चेंज करके प्रशासन को दक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी, नींद तो नहीं आ रही है ना, उत्तरदायी और संवेदनशील बनाने के लिए, संवेदनशील बनाने के लिए यह आवश्यक है। यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकने, यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और शासन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में सहायक है।
देखो आरटीआई का जो सवाल होगा पूछ लें, जब आरटीआई पूरा वो सब कंप्लीट कर लेंगे लाभ हानि तो। आरटीआई नॉट जस्ट ए लीगल बट एन इथिकल इंपेरेटिव इन ए डेमोक्रेसी। ध्यान देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, ये आप मिलनी चाहिए, बट अभिव्यक्ति तब न करोगे जब जानकारी मिले। बिना जानकारी के आप ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इथिकल एस्पेक्ट आ जाता है। और देखो हम लोग प्रोबिटी का लाभ जो लिखा है ना वो सब लिख दो इसमें। केवल अंग्रेजी में पूछा डिस्कस द रिलेवेंट ऑफ प्रोबिटी। अगर प्रोबिटी नहीं होगी, नीति और योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन नहीं होगा, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण नहीं होगा, शासन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा, जितनी अच्छी अच्छी बातें सब लिख दो प्रोबिटी में, ये बात लिखा जा सकता है। अच्छा, एक जो चीज है, टेस्ट को कैसे हम लोग डिसाइड करें बताओ? टेस्ट कब ले लें हम लोग? पिछले संडे को भी नहीं हुआ और मेरे पास सूचना भी नहीं आई कि टेस्ट को हमारे पास टेस्ट का पेपर बना हुआ है। तो आप सारे लोग बोलोगे तो कब? जिस दिन, एक तो संडे को हम लोग कर नहीं पाए। एक बार की आप टेस्ट का पेपर कल मंगा के अपने पास रख लेना, एक बार हमें याद भी दिला देना कि इन लोगों के लिए टेस्ट का पेपर हो गया। तो अब ड्यूटी आप रखना, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था सैटरडे को, नहीं तो टेस्ट का पेपर ऑलरेडी तैयार है। इस नेक्स्ट संडे को आप लोग 3 घंटे का पेपर देने के लिए रेडी रहना। आप ये नहीं, इनके सामने आप ये ध्यान कर लेना, टॉपिक नंबर 6 तक रहेगा, टॉपिक नंबर 6 तक। पहले बोलो, संडे को पॉलिटी का टेस्ट है, परसों दिन रख लेते हैं टेस्ट, कल ना परसों, ठीक है? 25 तारीख को इसी टाइम में टेस्ट, 25 को टेस्ट, ठीक है? 25 को टेस्ट की व्यवस्था रहेगी, ध्यान रखना। क्लियर है? अभी बीच में ध्यान रखना, आपका केस स्टडी से पहले कुछ दिनों का गैप भी रहेगा, ये दिमाग में रखना। अभी ये चीजें हम लोग की लगातार लगभग हमको लगता है कि 35-36 दिनों से क्लास चल रही है, तो 40 तो अभी कम से कम मुझे लगता है 10 के आसपास क्लासेस होंगी, क्योंकि लास्ट में देखो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में आपके ऊपर निर्भर करता है कितना प्रैक्टिस करते हो, मगर फिर भी आपको 30 के आसपास केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है, वो ध्यान रखना है। ये इमोशनल टाइप से लिखा है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। देखो अब लिख रहा है, कुछ दिनों से आपने नोटिंग भी जरूरी है ना। देखो हम लोग जहां ये ऐसा पार्ट पढ़ रहे हो, इस पार्ट को आप एक जगह पे और पढ़ चुके हो। सूचना का अधिकार आपने पढ़ा होगा जीएस पेपर 2 में भी, एक तरीके से रिपीटेशन हो रहा है। कई बार तो बोल दिया जाता है कि इसको आप वहां से देख लो, तो हम लोग इसको एक बार नोटिंग भी कर लेते हैं अपने तरीके से, ध्यान रखना। क्लियर है? तो कल की भी टाइमिंग यही है, टाइमिंग यही रहेगी, ध्यान देना। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।